Okay, so let's start with HTML list. So basically in a web page when we need to add multiple data तो हम लोग list का use करते हैं and there are three type of lists in HTML. First list कौन सी होती है? UL UL. तो UL को कौन सी list कहते हैं? order list. Unordered. Unordered list. UL. Sorry, तो UL stands for unordered Unordered. list and हम unordered list कब use करते हैं? So when we जब use सर unordered list, रैंडम देना होता है, जब न्यूमेरिक और अल्फाबेट का यूज नहीं करते हैं, डॉट. so basically when we have random data or data without sequence, ठीक है? तो हमारे पास डेटा होगा बट विदाउट सीक्वेंस, तो इन दैट केस हम लोग क्या यूज करेंगे? unordered list. UL. ठीक है, लेट्स सपोज किसी ने आपको कहा कि टेल मी योर 5 फेवरेट स्मार्टफोन्स या फिर लैपटॉप ब्रांड्स, ठीक है, या टीवीज. तो बेसिकली दिस इज अ रैंडम डेटा, मतलब डेटा जो है वो विदाउट सीक्वेंस है. सो इन दिस केस हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज यूएल. तो और यूएल टैग क्या क्रिएट करता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट. और यूएल में डेटा जो मींस आइटम होती है वो किस में आती है? तो यूएल के अंदर किस टैग में डेटा लिखा जाता है? दैट इज List. कंपल्सरी एलआई. और एलआई क्या होती है? लिस्ट आइटम. तो नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यूएल में हमेशा एलआई में ही डेटा आता है एंड कभी भी एलआई विदाउट यूएल या विदाउट ओएल वर्क नहीं करेगी. सी दिस इज अगेन वैलिडेशन एरर. तो लिस्ट कभी भी बिना अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट के नहीं आती. तो एक्चुअल में यूएल लिस्ट किसको बोलेंगे? यूएल को या एलआई को? जैसे यहाँ पे 4 एलआईज है, these are 4 different list items. तो यहाँ लिस्ट किसको बोलेंगे? यूएल या एलआई? LI Li. UL तो यहाँ लिस्ट किसको बोलेंगे? LI LI को. नो, यूएल को. ना Sir, यूएल का UL मतलब ही UL. क्या है? अनऑर्डर्ड. यूएल का मतलब क्या है? Unordered list. हम्म? तो यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है. तो लिस्ट किसको बोलेंगे हम लोग? यूएल को या UL एलआई को? यूएल को. हम यूएल को लिस्ट बोलेंगे. सो वी गॉट वन लिस्ट और उस लिस्ट में कितनी एलाइज हैं? 4 एलाइज. Four. बट जो 4 है वो क्या है? Sir, items हैं. वो लिस्ट आइटम्स हैं. ओके, वन सेकेंड. सो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और उसमें 4 डिफरेंट लिस्ट आइटम्स हैं. सो बेसिकली लिस्ट कितनी है? लिस्ट एक ही है. तो यूएल हमारी लिस्ट है एंड एलआई उसमें क्या है? Items है. List item. We can even add no, but can we add any other element like UL में first location पे paragraph? नो सर. So can we do this? No. The thing is कि that UL का child हमेशा कौन होता है? लिस्ट होता है. LI. Li. List item. तो UL का child हमेशा list item होगा. So yeah, we can use a paragraph, but only inside an LI. तो LI के अंदर again आप now you can use a paragraph, but आप कभी भी UL में कोई दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर सकते. तो UL का चाइल्ड या चिल्ड्रन से कौन है? LI. 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 ठीक है. तो सिमिलर थिंग इज एप्लीकेबल फॉर OL. उसमें भी जो चाइल्ड होता है वो कौन होता है? LI. LI. ठीक है. दोनों लिस्ट में मेजर डिफरेंस किस चीज का है? लाइक सी इफ वी सी द लूप, Sequence डिफरेंस किस का. चीज का है? Sequence का. द सेकंड लिस्ट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल डेटा. लेट्स सपोज मैंने आपको कहा, जैसे सपोज मुझे अपने स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, सो आई कैन सिंपली यूज यूएल क्योंकि स्टूडेंट्स के नाम कभी भी सीक्वेंस में नहीं हो. नहीं होते. बट लेट्स सपोज मुझे इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स लिखनी है. नाउ मैंने वर्ड यूज किया टॉप सेलिंग कार्स, तो नाउ आई एम सेइंग टॉप. तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो किस में आएगा? OL. LI ऑर्डर में, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है? OL type सीक्वेंस में आ रहा है. तो जब डेटा सीक्वेंस में होगा सो देन दैट टाइम वी यूज ऑर्डर लिस्ट. और जब डेटा सीक्वेंस के विदाउट सीक्वेंस होता है इन दैट केस, UL. सो इन दैट केस हम लोग क्या यूज करेंगे? Unordered list. ऑर्डर. ठीक है, क्लियर? क्लियर सबको? Okay, sir. यस सर। ठीक है. सो रैंडम डेटा के लिए हमें क्या यूज करना है? Unordered. अनऑर्डर्ड. और जब डेटा सीक्वेंस में होगा फॉर दैट पर्पस वी यूज ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट. तो ये हमारी दो मेन लिस्ट है. नाउ टॉकिंग अबाउट एट्रीब्यूट्स, यूएल में अर्लियर देयर वाज अ टाइप एट्रीब्यूट, बट नाउ सी as I am typing type attribute,
तो मुझे हिंट नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स HTML5 में टाइप एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होता। नहीं होता। सो अर्लियर विद HTML4 एंड XHTML टाइप एट्रीब्यूट का काम क्या था? None. टू टाइप चेंज देना। बुलेट्स को चेंज करना, जैसे बुलेट्स को नन करना, सर्कल करना, स्क्वायर करना, ठीक है। बट ये काम अब किसका है? OL का। OL का। तो अगर आप इसको फोर्सफुली यूज करोगे तो दे विल बी वैलिडेशन एरर, तो यहाँ पे वैलिडेशन के एरर आ जाएंगे, ठीक है। ओएल में हम लोग ये कर सकते हैं, तो ओएल में देयर इज अ टाइप एट्रीब्यूट, तो टाइप एट्रीब्यूट ओएल में कितनी वैल्यूज दे रहा है? 5। द डिफॉल्ट वन इज 1। 1 का मतलब क्या है? न्यूमेरिक। बट इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है यूजिंग कैप्स ए और स्मॉल ए, और एक आई भी होता है विच इज फॉर रोमन। रोमन। रोमन में भी दो ऑप्शन है, लोअर एंड अपर। अपर केसेस, तो डिफॉल्ट 1 ही होता है, ओके। तो इन शॉर्ट यूएल में टाइप अलाउड नहीं है, ओएल में टाइप अलाउड है। व्हाई? क्योंकि दोनों के जो टाइप है वो अलग अलग पर्पस के लिए है। तो इसका टाइप क्या बता रहा है? सीक्वेंस। बट जो फर्स्ट का टाइप है वो सिर्फ स्टाइल दे रहा है ना, तो या इसका जो टाइप है वो प्रेजेंटेशन है, डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इसका जो टाइप है वो सीक्वेंस बताता है। दैट्स द रीजन जो ओएल का टाइप है वो HTML से अलाउड है और यूएल का टाइप HTML से अलाउड नहीं। ऑल्दो हम दोनों के टाइप को CSS से चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑडिट का भी और अनऑडिट का भी CSS से दोनों के ही पॉसिबल है चेंज करना, ओके। When we got a list inside another list, so that is called a nested list. So see this, this is my first list, unordered, this is ordered, this is description list. दोनों में डेटा हमेशा किस में आता है? Alignment means list item, जैसे कि मुझे list of fruits चाहिए, vegetable चाहिए, so that list can be used within UL. तो UL में डेटा हमेशा li में आएगा, but we can't use the type attribute क्योंकि HTML5 में deprecated है, it's removed. तो UL का type attribute अब वर्क नहीं करता। एंड नेस्टेड लिस्ट किसको बोलेंगे हम लोग? LI में जो आता है। तो अगर मुझे एक लिस्ट के इनसाइड एक और लिस्ट बनानी है, जैसे आई गॉट लिस्ट आइटम 1 2 3 4 5, तो अगर मुझे यहाँ पे एक लिस्ट आइटम चाहिए नेस्टेड, तो मैं क्या करूंगा? लाइक इन द थर्ड एल आई, मैंने एल आई के अंदर एक और यूएल लिया, और यूएल में फिर से क्या आएंगी? नेस्टेड। तो दिस इज लिस्ट आइटम 3 1, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम कौन सी हो जाएगी? 3 1, एंड लेट्स सपोज वी हैव अनदर वन, so that is list item 3 2। See? डिफरेंस क्या आ रहा है नेस्टेड लिस्ट में? तो सर्कल ले रहा है। तो बस बेसिकली this इनके टाइप चेंज हो गए, तो फर्स्ट वन इज डिस्क और जो सेकंड है वो ऑटोमेटिकली सर्कल हो गया, हॉलो। एंड अगर हम लोग थर्ड यूज करें इसी में, देन 3 1 1 3 1 2, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्क सर्कल स्क्वायर ये इस फॉर्मेट में चलते हैं, ओके। सो ये बाय डिफॉल्ट होता है सर्कल हाँ, दिस इज द स्क्वायर। डिफॉल्ट सीक्वेंस, ये डिफॉल्ट सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है। बट इफ यू वांट टू चेंज, तो ये किसका काम है? टू चेंज देम CSS। CSS का, कि लिस्ट की डेकोरेशन प्रेजेंटेशन को चेंज करने का सारा काम CSS ही करेगा। तो CSS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट नाउ, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द UL ऑर्डर्ड लिस्ट में वी कैन यूज 3 एट्रीब्यूट्स लाइक टाइप, स्टार्ट एंड रिवर्स, जिसमें टाइप क्या है हमारे? द 5 वैल्यू, जिसमें आता है 1 कैप्स A स्मॉल a कैप्स I एंड स्मॉल i, और इनका पर्पस क्या है? तो इनका पर्पस क्या है? टू चेंज नंबरिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रोमन ऑर्डर, ठीक है। द सेकेंड एट्रीब्यूट इज स्टार्ट। स्टार्ट का काम क्या है? नाउ लेट्स कंसिडर कि मेरे पास दो लिस्ट हैं, एंड द सेकेंड लिस्ट इज इमीडिएट आफ्टर द नेक्स्ट वन, मतलब ये फर्स्ट लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो दिस इज फ्रॉम 1 to 5। तो अगर ये उसको एक्सटेंड करेंगे तो नेक्स्ट लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? start 6 से। सो आई एम यूजिंग स्टार्ट 6। सी क्या होगा? तो जो सेकंड लिस्ट है वो हमेशा कहाँ से शुरू हो जाएगी? next number। नेक्स्ट से। लाइक आपने कई बार साइट्स पे देखा होगा, व्हेन यू सर्च समथिंग तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट आती है, तो क्या एक वेबसाइट आपको सारा डेटा एक ही पेज पे डिस्प्ले करती है? लेट्स सपोज गूगल सर्च, तो व्हेन यू टाइप एनी कीवर्ड यू कैन सी थाउजेंड ऑफ सर्च रिजल्ट्स, तो क्या आपको सारा डेटा एक ही पेज पे दिखाई देता है?
नो सर। मीन्स सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं? नो, क्योंकि No, sir. सारे डेटा तो डेटाबेस में ना, डेटा डायनेमिकली आएगा। तो साइट क्या करती हैं, आपको नीचे ब्रेड क्रम्ब दिखाती है या नंबरिंग दिखाती है, पेजिंग दिखाती है। लाइक ई कॉमर्स साइट्स हैं तो वैसे दिखाएंगी 1 to 10 पेजेस, जैसे अभी करंटली पेज 1 है देन 2। तो वो क्या करेंगे, आपको कनेक्टेड लिस्ट दिखा सकती हैं लाइक दिस, लाइक फर्स्ट में 1 to 5, सेकंड में 6 to 10, देन थर्ड में। ओके, तो स्टार्ट क्या डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1। तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1। सो दैट्स व्हाई हर लिस्ट हमेशा 1 से ही 1 से स्टार्ट होगी। देयर इज वन मोर ऑप्शनल एट्रीब्यूट, बूलियन एट्रीब्यूट कॉल्ड रिवर्स्ड। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी ए बी सी, ठीक है, और ओएल में इसको रिवर्स बूलियन एट्रीब्यूट दे दिया। तो बूलियन एट्रीब्यूट किसे कहते हैं हम लोग एचटीएमएल में? 0 to 9। हम्म, तो बूलियन एट्रीब्यूट्स किन्हें कहते हैं? एचटीएमएल में बूलियन एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं होती, तो जिनके आगे इक्वल टू नहीं देना पड़ता, तो दे आर बूलियन। जैसे रिवर्स, तो रिवर्स बाय डिफॉल्ट रिवर्स है ना, तो अगर रिवर्स नहीं होगा तो ये फॉरवर्ड होगा ना। रिवर्स ऐड करने से क्या हुआ, तो डेटा ए बी सी रिवर्स सीक्वेंस में दिखाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 1 to 3 ये 3 to 1 शो करेगा। अगर हम इसमें भी नेस्टेड लिस्ट यूज करें तो क्या होगा, अगेन ओएल या एल आई। तो ये ऐसे ही आती है। बट हम ये भी कर सकते हैं विद इन मीन्स नेस्टेड में, हम ओएल के अंदर यूएल दे सकते हैं या फिर यूएल के अंदर ओएल दे सकते हैं, क्योंकि यूएल या ओएल ये किस पे डिपेंड करता है, द टाइप ऑफ डेटा, कि हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में है। नाउ आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू लिस्ट, आप मुझे ओरली ही आंसर देंगे। तो मेरी साइट पे देयर सो मेनी लिस्ट, लाइक यू कैन सी द फर्स्ट लिस्ट इज दिस वन एट द टॉप। ये जो मेन्यू लिस्ट है ये हमारी लिस्ट से ही बनी है। तो यहाँ हम कौन सा टैग यूज करेंगे, इसको कौन सी लिस्ट यूज करेंगे, ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड? ऑर्डर। Unordered. Unordered. अनऑर्डर्ड, क्योंकि Unordered. इट्स नॉट कंपल्सरी कि यूजर इस ब्लॉग में पहले फ्रंट एंड पढ़े, देन नोड पढ़े, देन डॉट नेट पढ़े या अदर पढ़े। ठीक है, सो ही कैन चूज एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो इसलिए ये लिस्ट कैसी होती है हमारी, मेन्यू वाली अनऑर्डर। अनऑर्डर। हमेशा। Unordered. तो ऐसा नहीं होता ना इसमें कि आपको एक ही से स्टार्ट करना है, ठीक है। नो सर। ओके, नाउ सेकंड लिस्ट इज द लिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मींस ये डाइसी भी है। तो ये अनऑर्डर्ड होनी चाहिए, ऑर्डर्ड? ऑर्डर सर। Orders होने Sequence चाहिए। होगा। वैसे ये नहीं सर, ये टेक्निकली भी सर ऑर्डर, अनऑर्डर्ड है सर। सी वैसे ही टेक्निकली ऑर्डर्ड होनी चाहिए, बट ओनली इफ मैंने अपने ब्लॉग को डायनेमिक बना रखा हो। लाइक पहले आप एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे। बेसिकली ओनली व्हेन, लेट सपोज मेरा ट्यूटोरियल पेड होता, तो अगर ट्यूटोरियल पेड होता तो मैं आपको सीक्वेंस में बोलता कि पहले आप ये आर्टिकल कंप्लीट करो, इसकी एग्जाम शीट को कंप्लीट करो, देन आप नेक्स्ट आर्टिकल पे फॉलो करो, लाइक एन ऑनलाइन, जैसे एक पूरा ऑनलाइन पोर्टल होता है ना जिसमें आप स्टडीज करते हो। बट ये वैसा नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे यूएल यूज किया हुआ है। वाई, आप इस आर्टिकल को किसी भी सीक्वेंस में ओपन कर सकते हैं। पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि चैप्टर्स आएंगे, जैसे चैप्टर्स होते हैं ना साइंस में, मैथमेटिक्स में, हम उनको सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में प्रीवियसली कुछ टॉपिक्स का यूज होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे उस फॉर्मेट में यूज किया है। लेकिन सपोज मुझे अपने यूट्यूब वीडियो पे प्लेलिस्ट बनानी हो, देन तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो डेटा होता है वो ऑर्डर सीक्वेंस लिस्ट होता है है। सर, ऑर्डर। तो वहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, जैसे दिस इज द फर्स्ट वीडियो, दिस इज द सेकंड वीडियो, दिस इज द थर्ड पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्डर्ड होती है। ओके, नाउ दिस वन अनऑर्डर। इज फॉर ब्रेड क्रम्ब। ये अनऑर्डर्ड होगी या ऑर्डर्ड होगी? सर ऑर्डर्ड एनालाइज होगी। डेटा कि डेटा जो है वो सीक्वेंस में है या बिना सीक्वेंस के। सीक्वेंस में सर Ordered ऑर्डर रहेगी। सर ऑर्डर्ड है। ये ऑर्डर्ड है क्योंकि ये डेटा सीक्वेंस में है। तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, हाँ, दिस इज द without- सेकंड वन, ये उसका नेस्टेड है, ये उसका नेस्टेड है, एंड ये इसका नेस्टेड है। नाउ इसको ओएल में यूज करने से एक बेनिफिट भी होगा मुझे यहाँ यूज सर्च इंजन में। सी हाउ, इसको उसमें सर्च में क्या बेनिफिट आता है।
इसको ओएल में यूज करने से क्या फायदा आता है? सो एज यू कैन सी, गूगल मेरी साइट को जब लिस्ट मतलब अपनी रैंकिंग पे दिखाता है, आप देख रहे हो टॉप पे वो एक प्रॉपर हायरार्की दिखा रहा है। सी, सबसे पहला लिंक किसका आ रहा है? होम पेज का, उसके बाद वेब डिजाइनिंग का, उसके बाद एचटीएमएल टॉपिक का, और उसके बाद लिस्ट का। तो ये पूरी हायरार्की कहाँ दिखा रहा है? गूगल लिस्ट में दिखा रहा है। सर्च में। तो ये गूगल सर्च में उसको एज ए लिस्ट दिखा रहा है, जबकि नॉर्मली बहुत सी साइट्स हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। ठीक? तो एज यू कैन सी, जैसे यूट्यूब का वीडियो है तो सी youtube.com हैशटैग लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है, या फिर tutorial.academy.com, इसमें भी कुछ ऐसे दिखा रहा है। तो सी tutorial.academy, देन HTML इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। और नाउ इस साइट में भी देखो प्रॉपर आ रहा है, देन सिमिलर में इस साइट से। तो थिंक इसकी ये लिस्ट को इस सीक्वेंस से ही दिखाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम कौन सी लिस्ट प्रेफर कर रहे हैं? ऑर्डर। ऑर्डर। तो साइट पे ऑर्डर लिस्ट यूज करने का ये बेनिफिट होता है। एंड ये लिस्ट में सबको क्लियर है राइट हैंड साइड? देखिए पेज के आर्टिकल्स का सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर में ही आएगी, ठीक है। द लास्ट एंड द लीस्ट वन इज, जो सबसे लीस्ट यूज होती है, दैट इज DL, स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये सबसे कम प्रेफर करते हैं DL। इसमें दो टैग्स आते हैं, DT मतलब टर्म, DD डिस्क्रिप्शन डेटा। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टर्म और डेटा आते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक टर्म लिखी, लेट सपोज HTML, और उसका डेटा लिखा that HTML is a markup language used to build web pages। सेकेंड टर्म कौन सी मेरी, जो इसी की एडजेसेंट नेक्स्ट आएगी? CSS। तो सेकेंड टर्म मेरी CSS है, उसका डेटा की डिस्क्रिप्शन क्या है? CSS is used to style HTML elements। तो ये डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? इस तरीके से। यहाँ पे HTML इज अ टर्म और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, बट एज पर सर्च इंजन दोनों में ज्यादा वेटेज किसी की भी नहीं है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली अगर आप DT यूज करते हो तो उसको CSS से आपको बोल्ड करना पड़ेगा, और कौन सा टैग यूज कर सकते हैं इसमें? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो टर्म होती है उसकी थोड़ी सी प्रायोरिटी और वेटेज होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट द रीजन हम इनको कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम इंस्टेड ऑफ DT यहाँ पे H3 या H4 यूज करें तो सर्च इंजन ज्यादा वेटेज किसको देंगे? हेडिंग्स को या टर्म में स्ट्रॉन्ग टैग को? हेडिंग्स को। हेडिंग। तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग लीस्ट प्रेफर करते हैं, लीस्ट बॉदर करते हैं, ठीक है। वैसे भी लिस्ट मल्टीपल डेटा के लिए होती है ना, तो मल्टीपल डेटा हमारे यहाँ तो ऑर्डर में आते हैं या तो अनऑर्डर में आते हैं। सॉरी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज HTML हाइपरलिंक्स। इसको पहले एंकर टैग कहते थे। एक वेब पेज एंड वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? वेब पेज सिंगल होता है एंड वेबसाइट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पेजेस। But there is one more term here, that is true, but there is one more type of website called single page website, जिसमें एक ही पेज के इनसाइड मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं। तो इन शॉर्ट जब भी वेबसाइट बिल्डअप करते हैं तो उसमें हाइपरलिंक जरूर यूज होंगे, ठीक है। लाइक दिस इज अ पेज विदाउट हाइपरलिंक, तो ये वेब पेज है क्योंकि ये किसी दूसरे पेज से कनेक्टेड नहीं है। तो बट व्हेन वी यूज हाइपरलिंक तो वो क्या करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। लाइक आप ये जो एरोस क्लिक करते हो, नेक्स्ट, प्रीवियस बटन, ये सब क्या है? They all are hyperlinks। ये टॉप पे क्या है? These are hyperlinks। ये भी क्या है? Hyperlinks, ठीक है। तो ये HTML के hyperlinks हैं। Hyperlinks कौन से टैग से बनते हैं? A टैग। नाउ A के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है href। अगर A को विदाउट href लिखें तो क्या होगा? अगर A टैग को विदाउट href लिखें तो फिर क्या होगा? सी, ये वर्क कर रहा है, बट ये किसकी तरह रहा है? ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, लाइक स्पैन, ठीक है, जिसका कोई रोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। बट व्हेन वी यूज href तो एक हाइपरलिंक की तरह वर्क करेगा। एंड सी, क्या href कंपल्सरी है? यस सर।
नो, तो वैलिडेट फाइल वैलिड आ रही, तो दैट मींस एचडीएफ कंपल्सरी भी नहीं होता। बट कभी भी आप ए को एम्प्टी यूज नहीं करोगे, विदाउट एचडीएफ यूज नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो लिंक ही नहीं है ना, वो नहीं। इंटरेक्टिव नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द हाइपरलिंक व्हेन एचडीएफ, और एचडीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। रेफरेंस। तो ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस मतलब ये आपका एचटीटीपी वेब का पाथ होगा। तो यहाँ पे आप अपने पेज का पाथ दोगे। लेट्स सपोज आपने एचटीएफ को एम्प्टी रखा हुआ है, जैसे कि अभी, तो इसके क्लिक करने पे जो पेज होता है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्मली एक साइट पे कभी भी पेज जो होते हैं वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। सो सी इफ योर एचटीएफ इज एम्प्टी, जैसे कि ये, तो क्या होगा? पेज क्लिक करने पे दोबारा क्या हो जाएगा? रिफ्रेश। तो Refresh अगेन हो आप जाए। टॉप से लोड होके आओगे, ठीक है। तो HTML4 में इसे एंकर टैग कहते थे, बट इन HTML5 इसको अब क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? एचडीएफ। ऑल्दो मैंने यहाँ कंपल्सरी लिखा हुआ है, बट ये एज पर W3C कंपल्सरी नहीं है। बट फिर भी मैंने कंपल्सरी क्यों लिखा है? क्योंकि एज पर W3C तो ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि तो विदाउट हाइपरलिंक इसका बोलते यूज, हाँ विदाउट इसका यूज किए हुए लिंक क्लिकेबल कैसे हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली इट्स नॉट क्लिकेबल, दैट्स व्हाई वो हाइपरलिंक है ही नहीं। तो HTML5 में जो उसको नाम दिया ना हाइपरलिंक, वो ए विद एचडीएफ को दिया है, ओके। उसने ए विद एचडीएफ को ये नाम दिया हुआ है, ओके। क्लियर हुआ सभी को? Sir, what is the difference between iframe link and normal link? सी iframe are basically not links, iframe is basically अच्छा, iframe में जो लिंक्स ओपन करते हैं उसकी बात कर रहे हो आप? Right, right, sir, right. या दैट इज एन ओल्ड वे कि हम लोग हाइपरलिंक पे क्लिक करें, सो इंस्टेड ऑफ अ न्यू पेज हम लोग उसको सेम पेज पे ही देख लेते हैं। मतलब Okay, वो जैसे नॉर्मली हाइपरलिंक क्या करते हैं, वो एक नया पेज ओपन करते हैं न्यू टैब में या न्यू विंडो में। right. तो हम आई फ्रेम के थ्रू वी कैन डू वन थिंग कि हम उसको इंस्टेड ऑफ अ न्यू पेज हम लोग उसको सेम पेज के फ्रेम में ओपन करेंगे, वो हम लोग देखेंगे इसी आर्टिकल में बॉटम में, ठीक है। Okay. सर जैसे तो जैसे जो लैंडिंग पेजेस होते हैं, राइट, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि आई फ्रेम कोड कॉपी कर लिया और वहाँ पे फॉर्म का कोड पेस्ट कर दिया, तो वो सेम पेज पे ही शो कर देता है, तो दैट इज बट द थिंग इज कि एज पर एसईओ रूल्स नॉर्मली हमें आई फ्रेम्स को अवॉइड करना चाहिए। जो एसईओ का सबसे मेजर रूल है वो यही है कि आपको आई फ्रेम्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गूगल कभी भी आई फ्रेम्स को क्रॉल नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि वो आपके पेज का कंटेंट ही नहीं है, ठीक है। हम्म। वो हमेशा किसी दूसरे पेज का। तो थिंग इज कि गूगल के अकॉर्डिंग ये दो अलग अलग पेजेस है ना, तो हम्म। एक पेज ऑलरेडी क्रॉल हो चुका है, तो अगर वो किसी आई फ्रेम के थ्रू दूसरे पेज के अंदर एम्बेड होकर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसको दोबारा से रिकॉल नहीं करेगा, नहीं तो वो डुप्लीकेट पेज बन जाएगा। ओके। बट वो इसलिए करते हैं, जैसे सपोज होता है क्या है, जैसे मैं नेटफ्लिक्स की बात करता हूँ, तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि जैसे मैं नेटफ्लिक्स पे पेमेंट करता हूँ, तो नेटफ्लिक्स के पेमेंट पेज के बीच में एक छोटी सी विंडो के अंदर ही अंदर मेरा बैंक का पेज आ जाता है डोडो के, जिसमें मुझे राइट। ओटीपी डालना पड़ता है ना क्रेडिट कार्ड का। तो इफ आई चूज माई HDFC कार्ड और माई सिटी कार्ड और माई SBI कार्ड, जो भी कार्ड मैं चूज करूंगा वो उस आई फ्रेम के अंदर ही अंदर पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। राइट। तो उससे एक फायदा क्या होता है कि आपको रीडायरेक्ट नहीं करना पड़ता। बट वो एक्चुअल में अगेन दैट इज एन आउटडेटेड वे। हमारे पास आजकल सिंगल पेज एप्लीकेशन हैं जो मैंगलोर से या जावा से PS6 से या इवन नॉर्मल JS से भी बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें ओके। होता है कि आपका URL चेंज नहीं होगा, और जैसे डिव होती है डिवीजन, उसके अंदर कंटेंट डायनामिकली चेंज होता रहेगा सर्वर से। वो सर्वर पे ही होस्ट हो रखा होता है ना सर, ये आई फ्रेम हाँ वाला जो हाँ कोड हाँ। रहता है, तो उसको। हम्म। ओके। ओके। सो एज टाइप, तो इसलिए HDF को कंपल्सरी मैंने लिखा है, क्योंकि हाइपरलिंक विदाउट HDF होता ही नहीं है, ठीक है। Here are some other attributes like target, download, REL और tab index। ये अब इनको हम एक एक करके अभी देखेंगे। सबसे पहले इसमें href आता है। href क्या होता है? द पाथ। इसमें सबसे पहले है if href is empty, तो इसको हम कहते हैं empty hyperlink। empty hyperlink क्लिक पे क्या करते हैं? रिफ्रेश तो empty करता है, hyperlink के रिफ्रेश। क्लिक पे क्या होता है? रिफ्रेश रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश। रिफ्रेश करता तो अवॉइड दिस हम लोग जावास्क्रिप्ट का void फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा। इसमें जावास्क्रिप्ट का void फंक्शन लगा दिया, इससे क्या होगा? जैसे ये एक ए है which is empty, तो now on the click of this page refresh ना हो, इसमें जावा
स्क्रिप्ट कॉलन जेएस का वॉइड फंक्शन होता है बिल्ट इन। तो जैसे कहते हैं ना नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो ये लिंक वॉइड हो जाएगा। मतलब क्लिक करो, ऐसा लग रहा है कि इंटरेक्टिव है, सी इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन ये पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। नहीं करेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक ही क्लिक पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चले, जैसे कि प्रिंट। तो मैंने ए में प्रिंट लिख दिया ना, प्रिंट करने का काम किसका है, एचटीएमएल का या सीएसएस, और जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट का जेएस। तो इस ए में हम क्लिक करेंगे तो अगेन जावा स्क्रिप्ट देन कॉलम जावास्क्रिप्ट का दूसरा फंक्शन होता है प्रिंट नाम का। ठीक है, तो ये प्रिंट तो ऐसा कर रहा है जैसे बटन है, लेकिन क्लिक करने पे ये जेएस का फंक्शन कॉल कर रहा है। तो हम क्लिक तो नॉर्मल हाइपरलिंक की तरह करेंगे, लेकिन हाइपरलिंक का एक्शन क्या होता है, इसके अंदर के पेज को ओपन करना, लेकिन ये पेज को ओपन नहीं कर रहा, ये जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शंस को कॉल कर रहा है। जैसे एक नॉर्मल हाइपरलिंक है मेरा, मैंने इसमें लिखा IDDO और इसमें पाथ क्या दिया, दिस स्लैश दिस फाइल। स्लैश का मतलब क्या होता है, फोल्डर। जो पाथ में स्लैश का मतलब क्या है। सब पेज। हम्म, तो फर्स्ट IDDO यहाँ पे एक फोल्डर है जो कि कौन सी डायरेक्टरी में है, index.html। डेस्कटॉप पे। तो राइट नाउ डेस्कटॉप इज माई डायरेक्टरी ना, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है। IDDO इज अ फाइल जो कि मेरी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे है। एंड देन स्लैश का मतलब क्या है, सब पेज। सब फोल्डर और स्लैश का सब मतलब पेज। क्या है, उसका उस फोल्डर को ओपन करो और उस फोल्डर के अंदर एक index.html की फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ये अगर मैंने पाथ लिखा डेस्कटॉप की फाइल का, तो मैं डेस्कटॉप की फाइल को तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि grid.html। तो ये फाइल कहाँ पड़ी होगी, मेरी करंट डायरेक्टरी में। और करंट डायरेक्टरी कौन सी है, जहाँ ये फाइल पड़ी है, दैट इज डेस्कटॉप। तो सी जब मैंने ग्रिड पे क्लिक किया, एक दूसरा पेज ओपन हो गया, लेकिन दोनों की लोकेशन क्या है, दोनों डेस्कटॉप। का लोकेशन सेम है। ठीक है, तो दोनों डेस्कटॉप लोकेशन पे ही है केवल, ये हेलो है और ये ग्रिड वाला पेज है। तो इस समय डेस्कटॉप मेरी रूट डायरेक्टरी है। ओके, अगर मैं पाथ लिखूं डॉट स्लैश, ये कौन सा पाथ है, क्योंकि इसमें अगेन ग्रिड वाला पेज आ रहा है। तो क्या ये अलग अलग है, सेम है, सी इससे क्लिक पे भी सेम और इससे क्लिक पे भी सेम पाथ। तो दैट मीन्स ये दोनों किसके लिए हैं, डेस्कटॉप के लिए। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सेम डायरेक्टरी के लिए। लेकिन ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो स्लैश के बाद कई बार ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आई डोंट नो ये विंडोज में हिंट आता है या क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मैक यूज कर रहा हूँ और मैक यूनिक्स बेस्ड है, तो मैक में ये गलती कभी नहीं होती। लेकिन विंडोज में ये गलती बहुत कॉमन है, थोड़े टाइम से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। तो वो इस टाइप से पाथ दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपकी जो वेबसाइट्स है, मतलब आप साइट बना रहे हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन साइट जब लाइव चलेगी सर्वर पे, और मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड सर्वर किस पे बने हुए हैं, विंडोज। तो एक्सेप्ट ASP.NET को छोड़ के बाकी सारी साइट्स लाइक PHP, जावा, Node.js, पाइथन, ये सब लिनक्स सर्वर पे रन करेंगी। ओके, तो वर्ल्ड की मैक्सिमम वेबसाइट्स कौन से सर्वर्स पे चलती हैं, PHP की, पाइथन की, नोड की, जावा की, ये लीन। सब लिनक्स सर्वर पे चलती हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की जो साइट है वो विंडोज सर्वर पे चलती है, क्योंकि उनके सर्वर्स विंडोज पे ही बेस्ड है। ठीक है, ASP.NET वाली। तो आप कभी भी पाथ को स्लैश से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगर करंट फोल्डर है तो या तो फाइल का नाम या तो डॉट स्लैश के बाद फाइल का नाम दोगे। ठीक है, क्योंकि स्लैश मैक में स्लैश का मतलब क्या होता है, ठीक, मैं यहाँ लिंक देता हूँ। तो मैक में स्लैश क्लिक करे तो देखो कहाँ से ओपन हो रहा है, ये रूट डायरेक्टरी में जा रहा है। तो रूट डायरेक्टरी मतलब जो मेरी मेन डायरेक्टरी, जहाँ मेरी ड्राइव्स वगैरह हैं सारी की सारी, ठीक। तो मेरे मैक में ये डायरेक्टरी ये रही, रूट मतलब दिस वन, ये मेरी हार्ड डिस्क का नाम ये रहा। तो वो मुझे इस डायरेक्टरी में लेके आ गया जहाँ पे एप्लीकेशन, लाइब्रेरी, सिस्टम्स एंड यूजर्स हैं। ठीक, एप्लीकेशन, हाँ ये रहा यूजर्स, ये वॉल्यूम्स है मेरे। ठीक है, ये यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये टेम्पररी डेटा आ रहा है, इसमें सारी आ रही है, ये वॉल्यूम, ये एप्लीकेशन आ रही है। ठीक, ओके। तो मैक में और विंडोज में स्लैश का जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो सेम नहीं नहीं होता। होता। तो इस चीज का ध्यान रखना।
कभी भी स्लैश से पाथ यूज नहीं करना। आप ट्राई करो विंडोज में स्लैश का पाथ अलग आए। फिर एक थर्ड पाथ होता है विद इन अ फोल्डर, जैसे कि ये वाली साइट। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने पहले फोल्डर का नाम देन स्लैश फाइल का नाम। अब ये मुझे डेस्कटॉप की एक फोल्डर की फाइल को एक्सेस करने को देगा। सी एंड फोर्थ पाथ होता है पेरेंट डायरेक्टरी में, उसके लिए हम यूज करते हैं डबल डॉट स्लैश। तो डबल डॉट स्लैश हमें कहाँ लेके जा रहा है, वन डायरेक्टरी अप। जैसे डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप कौन सी डायरेक्टरी में है, अविनाश। डेस्कटॉप यूजर्स में ना। हाँ मतलब डेस्कटॉप अविनाश फोल्डर का है, अविनाश यूजर्स का है, अविनाश यूजर एक, ठीक है। सो द थिंग इज कि ये मुझे मेरे जैसे कि मेरे डेटा फोल्डर जिसमें डेटाबेस है मेरा मोंगोडीबी का, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स, तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट से या डाउनलोड फोल्डर से कोई फाइल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश, मतलब मुझे डेस्कटॉप की पेरेंट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो ये कौन सी डायरेक्टरी है, ये पेरेंट डायरेक्ट। यूजर्स की, सॉरी ये अविनाश की डायरेक्टरी है। तो ये डायरेक्टरी अविनाश के सीधे यहाँ पे यूजर्स में अविनाश की डायरेक्टरी, ये वाली डायरेक्टरी है, ठीक है। और मैं पहले यहाँ था, अब मैं डेस्कटॉप से एक फोल्डर अप मतलब यहाँ आ गया हूँ। एक और डबल स्लैश दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तो अगर मैं एक और डबल स्लैश दूंगा तो इसके बाद एक और यूजर डबल स्लैश दिया तो फिर मैं यूजर यूजर्स पे आ जाऊंगा। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस है, तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस नाउ। मैं किसी दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटीज नाम की भी तो कोई चीज है, ठीक है। तो मैं उनकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे सपोज एक सिस्टम में दो यूजर होते हैं, तो क्या दूसरे यूजर के डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो विदाउट पासवर्ड, विदाउट लॉगिन क्रेडेंशियल? नो सर। नो। तो क्योंकि आपकी साइट में दो अलग अलग यूजर्स है, ठीक है। तो अनलेस आपको उनका पास, जैसे हमारे ऑफिस में टीचर्स थे, तो जब क्लासेस लग, जैसे वीकडे के टीचर्स अलग थे, वीकेंड्स के अलग थे, तो व्हाट वी डू, हम लोग उनको एक लैपटॉप देते थे और दोनों उसमें अपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे, दोनों को एडमिन पैनल देते थे, लेकिन दोनों अपने अलग अलग यूजर्स बना लेते थे। जैसे एंगुलर के सर थे तो वो एंगुलर के नाम से यूजर बना लेते थे, फिर जो दूसरे ट्रेनर थे पाइथन के, वो उसमें पाइथन के नाम से यूजर बना लेते थे। सो दैट वो जब भी लॉग इन करें तो उनको अपनी सारी फाइल अपने डेस्कटॉप पे दिखें, तो उनके डेस्कटॉप पे कोई और मीन्स फाइल्स को अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। ओके, तो डबल डॉट स्लैश हम कब यूज करते हैं, एक डायरेक्टरी अप जाने के लिए। नाउ मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर से लेट सपोज इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल कौन सी डायरेक्टरी में है, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट जाने के लिए मुझे डबल डॉट स्लैश देना पड़ रहा है। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरी ही डायरेक्टरी है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे सिस्टम में मेरे पास परमिशन है कि मैं इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, ये हमारे एचडीएफ के क्या अलग अलग, इनको हम क्या कहते हैं, पाथ। तो ये हमारे क्या होते हैं, पाथ्स। पाथ। इन पाथ को आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पाथ हर जगह यूज होंगे, हाइपरलिंक्स में, इमेजेस में, ऑडियोज में, वीडियोज में, एक्सटर्नल सीएसएस में, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में, आई फ्रेम्स में, जहां जहां लिंक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लिंक टैग भी होता है, दिस वन, इसमें एक आरएल और एचडीएफ आता है, इसमें भी एचडीएफ है, लेकिन ये एचडीएफ किसका होगा, जैसे आरएल स्टैट्यूट, तो ये सीएसएस का पाथ होगा, मतलब ये किसी सीएसएस को लिंक करने के लिए। इसमें एक पाथ होता है आरएल का आइकन, ये फैब आइकन देता है। जैसे मैंने यहाँ पे आइकन डॉट पीएनजी दे दिया, तो ना सीधे मैं रिफ्रेश करूंगा, इस पेज का जो ये आइकन है ना एचटीएमएल के साथ ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आइकन आ रहा है, टेक आइटम का, तो मैंने यहाँ पे आइकन चेंज कर दिया। और आई कैन डू, मैं यहाँ पे कोई दूसरा आइकन देता हूँ, ये भी सेम है। बेसिकली ये फेविकॉन चेंज करने के लिए आई गेस। या इट्स फॉर फैब आइकन, इसको हम फैब आइकन कहते हैं, ये उसी के लिए। तो ये आइकन किसके लिए होता है, डॉट फैब आइकन के लिए। तो ये फैब आइकन होता है, ये यहाँ पे आते हैं ना आपके साइट के स्क्वायर वाले, ये उनके लिए होता है। ओके, तो ये भी आपका लिंक है, लेकिन लिंक का आरएल बताता है कि वो क्या है।
अगर किसी लिंक का REL स्टाइल शीट है तो ये लिंक फैब आइकन का नहीं होगा, ये किसका होगा? ये CSS की फाइल्स का होगा। जैसे मैंने इस फोल्डर की CSS से इस फाइल को पिक कर लिया, तो इस पेज पर एक CSS भी काम करेगी। सी, इस पेज के फॉन्ट्स चेंज हो गए ना, क्योंकि ये पेज क्या कर रहा है? एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहा है। कर रहा है। ठीक है, तो ये CSS का लिंक भी हो सकता है और ये आइकन्स का लिंक भी हो सकता है। सर तो बेसिकली इसको आइकन्स होती है वो किस फॉर्मेट का होता है? जी, वैसे तो जो इनका स्टैंडर्ड जो इनिशियल लेवल पे एक्सटेंशन होता था दैट वाज .ico। तो आइकन का एक जो ऑफिशियली स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है वो .ico होता है। तो ICO बेसिकली आइकन का ही अपना फॉर्मेट है, मीन्स वो एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो सिर्फ होता ही आइकन्स के लिए। तो स्क्वायर होते हैं, लेकिन आजकल PNG, JPEG और वेब भी इन सब एक्सटेंशन को भी यूज कर सकते हैं। सर इवन फायरफॉक्स सर डॉट फायरफॉक्स तो एसवीजी भी होता है ना? हाँ हाँ SVG। और क्या नाम है, फायरफॉक्स तो डॉट वो भी यूज करता था सपोर्ट, जिफ। मतलब उसमें एनिमेटेड वो भी होते थे आइकन, जैसे ये आइकन फैब आइकन मोशन में होते थे ना, बट वो फायरफॉक्स राइट। सपोर्ट करता था, बाकी ब्राउजर नहीं। तो इसलिए हमने जिफ को कभी एज अ आइकन स्टैंडर्ड यूज नहीं किया। और अब SVG भी वेब सपोर्ट करता है, बट लेट्स सी यहाँ पे SVG सपोर्ट करेगा कि नहीं। या तो यहाँ पे SVG भी सपोर्ट है अब। ठीक है, वो क्योंकि SVG न्यू आइकन है तो इनकी थोड़ी सी ब्राउजर सपोर्ट कम है। सी, तो ये कौन सा आइकन आ रहा है? एसवीजी। दिस इज SVG। तो मेरे पास एक डार्क है, एक लाइट आइकन है। ये डार्क मोड और लाइट मोड के लिए हम यूज करते हैं साइट पे। ठीक है, तो SVG की भी सपोर्ट है। तो वेब पे जितने फॉर्मेट्स हैं सारे ही चल जाते हैं। पहले इसके लिए स्टैंडर्ड एक्सटेंशन क्या था? लाइक मुझे याद है जब मैंने टेक की साइट पे आइकन बनवाया था तो वो .ico था। तो मुझे इंटरनेट से एक वेबसाइट पे जाके टेक के लोगों को .ico में कन्वर्ट करना पड़ा था। बट नाउ PNG, JPEG, वेब भी और SVG ही ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, ओके। जी सर। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड, अच्छा एक बात होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम लोग सेम डायरेक्टरी से, मतलब सेम फोल्डर से किसी दूसरे फाइल को पिक करते हैं, जैसे कि ये, तो ये सेम फोल्डर की फाइल है तो ये रिलेटिव है। और कई बार पाथ हमारा इंटरनेट से आता है, जैसे मैंने टेकेटम ट्यूटोरियल का पाथ देना है तो इसका पाथ कैसे होगा? जैसे फेसबुक पे पाथ सेव करते हो लिंक, तो वो कैसे आता है? tutorial.teketum.com कंप्लीट दिस पाथ। तो ये पाथ किसका है? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। तो ये पाथ कहाँ से आ रहा है? मेरे डेस्कटॉप से, मेरी किसी डायरेक्टरी से, या इंटरनेट के? सर्वर। तो ये इंटरनेट से आ रहा है इंटरनेट। ना। तो ये बेसिकली हमारा एब्सोल्यूट पाथ है। तो किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट का जो पाथ होगा वो हमेशा कैसे आएगा? इंटरनेट से। एब्सोल्यूट। इंटरनेट से। लाइक सपोज मुझे टेकेटम से टेकेटम के फेसबुक पेज या लिंक्डइन पेज या अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक देना हो, देन या यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब ट्यूटोरियल का लिंक देना हो अपने, देन तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो पाथ। उसमें हमेशा हम एब्सोल्यूट को ही यूज कर पाते हैं क्योंकि वो दूसरी वेबसाइट है ना। और एब्सोल्यूट के लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, यू नीड टू यूज टारगेट, ताकि वो हमेशा कहाँ ओपन हो? न्यू न्यू पेज पे। न्यू पेज पे। एक न्यू पेज पे। तो टारगेट इट्स ब्लैंक देने से बट न्यू पेज पे ओपन होते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के लिंक होते हैं, एक आप ही की वेबसाइट के और एक उन साइट्स के जो आपकी आती हैं लेकिन आप उनको ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि सबसे ज्यादा डेटा प्राइवेसी कौन, मतलब डेटा प्राइवेसी किसकी होती है, मतलब जो आपके डेटा को थेफ्ट कर रहा है? गूगल। अभी पीछे स्टैट भी आया था रिसेंटली, 4-5 जाइंट कंपनीज का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो डेटा वो कर रहा था, मीन्स यूज या मैनिपुलेट कर रहा था, वो था गूगल। उसके बाद फेसबुक था शायद, एंड सबसे लीस्ट में आया था एप्पल। तो सी, दिस इज द लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल। और मुझे पता है कि हम यूट्यूब को या गूगल का जो लिंक यूज करते हैं वो एक्चुअल में आपकी अपनी एड को टारगेट करने के लिए सबसे ज्यादा आपके डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक। ठीक है, तो इन दिस केस हम लोग एक एट्रीब्यूट और आया आजकल जो कि उन वेबसाइट्स के लिए जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, REL, नो ओपनर एंड नो फॉलो।
तो इसमें हम आरएल भी देते हैं, दिस इज नो ओपनर एंड नो फॉलो, मतलब हम इस लिंक को फॉलो नहीं करते और ये लिंक को हम मतलब ये जो वेबसाइट है ये हमारे लिंक्स को ओपन ना करे। क्योंकि होता क्या है, इन केस कभी यूजर आपकी साइट से आपके यूट्यूब चैनल पे गया, तो ये जो पेज ओपन हुआ है ना, ये हिस्ट्री में जाके बैक जाके ना आपकी उसकी प्रॉपर्टीज को गेट कर सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस हिस्ट्री में चला गया ना। क्योंकि इस पेज की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया, इस लिंक से, तो ये हिस्ट्री के थ्रू उसके कुछ डेटा को एक्सेस कर सकता था। इसलिए इसके लिए हम लोग ये एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, आरएल नो ओपनर नो नो ओपन एंड नो फॉलो। ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस नाउ। जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं ना जो अनट्रस्टेड होते हैं, उनको ऐसे ही देना चाहिए। ठीक है, बट जो आपके खुद के लिंक्स होंगे, जैसे सपोज मुझे अपने ट्यूटोरियल का लिंक देना है या मुझे अपने जॉब पोर्टल का लिंक देना है, तो उनके लिए हम ये एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे। ओके, तो क्योंकि वो आपके खुद के हैं ना, आपके ट्रस्टेड है। अब हाँ, गूगल कभी भी ऐसा नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके खुद के डोमेन है। हाइपरलिंक्स, द थर्ड हाइपरलिंक इज कॉल्ड इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है विद इन अ पेज, उसी पेज के इनसाइड इनसाइड, मतलब आप उस पर क्लिक करोगे वो आपको सेम पेज में नेविगेट करते हैं, जैसे कि ये वाले। तो ये लिंक कौन से पेज के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो राइट हैंड साइड आ रहे हैं। इंटरनल। इंटरनल। जब आप एब्सोल्यूट पे क्लिक करते हो, आप सीधा एब्सोल्यूट वाले लिंक पे नेविगेट करते हो। तो ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं यूजिंग आईडी, जैसे कि ये देखो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इनको यूनिक बनाएंगे, जैसे एक h2 जिसमें मैंने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक h2 जिसमें लिखा ऑर्डर लिस्ट। मुझे यहाँ पे दो लिंक्स क्रिएट करने हैं जिनके क्लिक पे ये दोनों नेविगेट हो। तो ये लिंक इसका है यूएल का, और ये लिंक इसका है ओएल का। अब इन दोनों हेडिंग्स को यूनिक बनाने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट दे सकते हैं, इन दोनों हेडिंग्स को यूनिक बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, आईडी। आईडी। क्योंकि आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो इसकी आईडी अलग होगी एंड इसकी आईडी अलग होगी। आईडी का नेम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब उस कीवर्ड से मैच होना चाहिए। जैसे ओएल के लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट या शॉर्टकट में ओएल दे सकते हो, तो ये कीवर्ड मैच होना चाहिए इससे। मतलब आप रैंडमली कुछ भी मत दे देना, ABCD समथिंग लाइक दिस, या सेक्शन 1 सेक्शन 2, दिस इज रॉन्ग। तो हमें आईडी के नाम कैसे दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव। तो ये डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड है ना यूएल शॉर्टकट में, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, टैग में यूएल लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने दो आईडीज दी, हमें इस आईडी को, तो इस यूएल के साथ हमें आईडी लिंक करनी है। तो हैश लगा के यूएल वाली आईडी लिंक करो, और ओएल में हैश लगा के ओएल। ये नाम किसका था, इस आईडी का नाम। तो जो आपने यहाँ आईडी का नाम दिया वही यहाँ दे देना। तो ये यूएल का मतलब यूएल आईडी है, ओएल का मतलब ओएल आईडी है। ठीक ना, इसके क्लिक करने पे क्या होगा, तो यूएल पे क्लिक किया तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा, ओएल पे क्लिक किया तो ऑर्डर्ड। लेकिन यहाँ पे ना स्क्रॉल नहीं आ रहा पेज पे, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कम करता हूँ। सी, तो यूएल के क्लिक पे क्या आ रहा है टॉप पे, अनऑर्डर्ड। और अगर मैं ओएल पे क्लिक करूँ तो ऑर्डर। मतलब ये तभी होगा जब आपके पेज पे कंटेंट ज्यादा है। अगर कंटेंट कम होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे ऐसे ही डमी कंटेंट ऐड कर देता हूँ। ना दूसरी बात, तो यूएल पे क्लिक किया, यूएल टॉप पे आ गया। तो ओएल पे क्लिक किया तो ऑर्डर लिस्ट टॉप पे आ जाएगी। टॉप मतलब आपका स्क्रॉल ऑटोमेटिकली वहां नेविगेट करेगा जहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, और इवन ये यूआरएल में हैश भी देता है। तो ये यूआरएल में href में हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे पेज के अंदर एक आईडी भी आ रही है। ओके, तो ये इंटरनल लिंक्स होते हैं। तो इंटरनल लिंक्स किसे कहते हैं हम लोग, विद इन पेज, सेम पेज के to अंदर have a इंटरनल लिंक। unique ID, एंड इंटरनल लिंक किसके बेसिस पे काम करते हैं, unique ID. ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक आईडी। और आईडी का नाम हमेशा क्या देना चाहिए, एक तो यूनिक एंड सेकंड डिस्क्रिप्टिव। मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कुछ पेजेस पे। जैसे मैंने लिखा दिस कीवर्ड ऑन गूगल, तो जैसे ये मेरा ट्यूटोरियल आ रहा है यहाँ पे थर्ड रैंक पे। तो ये मेरे, अगर मैं टॉप पे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मेरे आर्टिकल को कहाँ से स्टार्ट करेगा, एब्सोल्यूट टॉप से, जहाँ से आर्टिकल शुरू हो रहा है ना।
बट अगर मैंने डायरेक्टली क्लिक किया सिर्फ स्क्रॉल अमाउंट पे, सीधा यहीं पे जो मुझे चाहिए था, सी नाउ पेज ओपन हुआ और जैसे ही वो स्क्रॉल हुआ ऑटोमेटिकली कंटेंट कहाँ पहुंच गया, जहाँ स्क्रॉल पे स्क्रॉल अमाउंट डिफाइन था। मतलब यूजर के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। मतलब गूगल ने क्या किया, आपकी आईडी को भी लिस्ट किया सर्चिंग में। तो ये विकिपीडिया में भी होता है। जब आप कोई बहुत स्मॉल टॉपिक सर्च करते हो ना, जैसे सपोज आपने अ, जैसे सपोज मैंने एक रॉकेट का इंजन सर्च किया, जो कि माइट भी अब इंटरनेट पे, मतलब उसके ऊपर ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है। अब वो विकिपीडिया के एक बड़े से पेज में कहीं छोटा सा आर्टिकल है, वो विकिपीडिया क्या करेगा, उसकी जो आईडी होगी ना उसको फ्लैश करके दिखा देगा यहाँ पे। समटाइम्स उसमें ऐसे लिखा आता है जंप टू या समथिंग ऐसे करके कुछ लिखा आता है। तो उसमें एक लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक बन के आएगा ऐसे, और आप यहाँ क्लिक करो, वो आपको उस पेज पे ले जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कहाँ पहुंच जाएगा, जहाँ पे वो कंटेंट या आईडी डिफाइन की गई है। तो ये यूजर्स के लिए ज्यादा बेटर है ना, कि वो सीधा डायरेक्टली आपको वहां पे नेविगेट कर देता है। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स पे वो उनको टॉप पे दिखाता है जिसपे वो क्रॉल है। नॉट ऑल। तो इसलिए आईडी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। क्लियर? ठीक है ना। तो आईडी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। जैसे मैंने 3 डिविजन्स दिए ना, तो ये डिवीजन थी सेक्शन 1, ये है होम, ये है अबाउट, ये है ब्लॉग। तो इसलिए तीनों की आईडी क्या लिखी आ रही है, ये डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड। फिर एक लिंक होता है ईमेल का, जिसमें क्लिक करने से ईमेल कंपोज होती है। तो उसमें क्या होता है, आपने यूजर को हाइपरलिंक दिखाया मेलर, लेकिन उसके क्लिक पे क्या हो रहा है इधर, तो मेरी डिफॉल्ट मेलिंग ऐप ओपन हो जाएगी और एक मेल कंपोज होगी वहां से। ठीक है, तो ये मेरी डिफॉल्ट मेलिंग ऐप ओपन करेगा, जो भी आपके सिस्टम के डिफॉल्ट मेलिंग ऐप है। तो मेल टू के लिंक कैसे बनते हैं, ए एच में पहले मेल टू देन कॉलन यूजर की ईमेल आईडी। ठीक है। इसके दो बेनिफिट क्या क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, कि यूजर को मेल आईडी को कॉपी नहीं करना पड़ेगा और अपनी ईमेल में जाके कंपोज नहीं करना पड़ेगा। क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी डिफॉल्ट ऐप से मेल कंपोज हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट क्या है, आपकी जो मेल आईडी है ना वो सामने, मतलब पब्लिकली दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी। तो उससे आपको जो स्पैम मेल्स आती है ना, जो क्रॉलिंग के थ्रू आती है, वो भी नहीं आएंगी। तो एक होता है सिंपल मेल, जिसमें सिंपल मेल होगी, और एक होता है जिसमें आपने सब्जेक्ट पहले लिख दिया। जैसे आपने कहा मेल टू, ये यूजर का नाम है, उसी के क्वेश्चन मार्क लगा के सब्जेक्ट इक्वल टू टेस्ट। जब आप इस मेल पे क्लिक करोगे तो मेल में ऑटोमेटिकली कंपोज में ये टू हो जाएगा, और सब्जेक्ट पहले से क्या लिखा जाएगा, टेस्ट। या फिर आप इसमें सीसी भी दे सकते हो। ठीक है। तो इन शॉर्ट, मतलब लिंक पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे क्या करना है, मुझे जो टू होगा वो पहले से दिखा देगा, टेस्ट सब्जेक्ट लिखेगा, मुझे सिर्फ बॉडी में टेक्स्ट लिखना, सेंड कर देना। सेकंड अनऑफिशियल लिंक है, मतलब ये डब्ल्यू से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये काम करता है। दैट इज क्लिक टू कॉल, टेलीफोन का लिंक। इसमें हम एच के अंदर 10 कॉलन देते हैं, और 10 कॉलन देने के बाद आपको एक फोन नंबर देना है जो जिस पे कॉल करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा तो क्लिक किया, तो मैक की डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप होती है फेस टाइम। ठीक है। और वैसे ही विंडोज में जो डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप है वो होती है स्काई। ठीक है। लेकिन सिम वाले जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मोबाइल्स या फिर टैब आईपैड जिसमें सिम होती है, जैसे मेरा आईपैड में सिम नहीं है, तो उसकी डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप फेस टाइम है। बट अगर कोई सिम इनेबल्ड डिवाइस होता है ना, कोई भी सिम इनेबल्ड डिवाइस जिसमें सिम होता है, उसकी डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप कौन सी होती है, डायल पैड। कीपैड। डायलर। तो उसको डायलर कहते हैं, जहाँ से आप नंबर्स डायल करते हैं ना कॉल करने के लिए, तो उसमें आ जाएगा। ठीक है? तो जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे किस किस लिंक ओपन करके दे रहा है। ये स्टाइल पे। हम्म? लेकिन अगर मैं सेम लिंक अपने मोबाइल पे ओपन करूँ, कौन सा, सी, तो ये सीधा कॉल किसके थ्रू जाएगी, डायलर पे। तो ये कॉल सीधा ऑटोमेटिकली कहाँ चली गई, डायलर पे। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये लिंक बेटर काम करेगा, लेकिन सिर्फ कौन से डिवाइसेस में, जिनमें या तो कोई कॉलिंग ऐप है या तो
डायलर होना चाहिए। जैसे मैक की डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप कौन सी होती है? फेस टाइम। तो ये FaceTime। मैक में फेस टाइम के थ्रू कॉल कर सकता है। इवन आप फेस टाइम के थ्रू लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो अगर वो नंबर, सॉरी, मोबाइल नंबर फेस टाइम के साथ कनेक्टेड है, या फिर मेल आईडी भी होती है। फेस टाइम दोनों से चल जाता है। आजकल फेस टाइम वेब पे भी चल जाता है, नया फीचर आया, बट वो मैंने भी कभी कुछ खास यूज नहीं किया। कि आप मतलब जो नॉन एप्पल यूजर हैं, आप उनको वो उनको एक लिंक भेजेगा, वो लिंक को क्लिक करके यूजर उस पर फेस टाइम कॉल कर सकता है। मतलब नॉन एप्पल यूजर पे भी चल जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली जिसमें रिलेटिव पाथ होता है, एब्सोल्यूट होता है। टारगेट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है अंडरस्कोर सेल्फ, ये हमें देनी नहीं पड़ती, लेकिन एक्सटर्नल लिंक्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक। तो अंडरस्कोर ब्लैंक सिर्फ तभी यूज करना है जब वो लिंक एक्सटर्नल ओपन हो। जैसे मैं अपने ट्यूटोरियल के टॉप पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यूजर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो इनडायरेक्टली वो मेरे ट्यूटोरियल को तो छोड़ देगा ना कुछ टाइम के लिए। सी, तो इसलिए मैंने जो लिंक दिया अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का, ये किस पे दिया? टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक के साथ। क्यों? ताकि यूजर लिंक्डइन पे जाए, मेरी प्रोफाइल देखे, इफ यू वांट टू ऐड मी, वो सिंपली मुझे ऐड कर सकता है, मतलब कनेक्ट कर सकता है। फिर ये तो मेरा ही लॉगिन है, तो यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यूजर मेरी प्रोफाइल पे जाए, मेरी प्रोफाइल देखे, उसके बाद उसको मुझसे कनेक्ट करना है, मैसेज देना है, मैसेज सेंड करना है, ही कैन सेंड। उसके बाद जब वो टैब क्लोज करेगा, वो ऑटोमेटिकली बैक कहाँ आ जाएगा? सेम पेज पे। तो उसी पेज पे रहेगा, मतलब आपका करंट पेज होगा वो क्लोज नहीं होगा। तो ये हमारा एच होता है, सॉरी टारगेट होता है। एक लिंक होता है इसका आई फ्रेम के साथ, लेकिन ये हम लोग आई फ्रेम टैग में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम लिंक्स पे क्लिक करते हैं लेकिन वो आई फ्रेम के अंदर ओपन होते हैं, तो बट इसके लिए हमें पहले आई फ्रेम टैग पढ़ना पड़ेगा, वो आपका नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। सो दिस इज अबाउट HTML हाइपरलिंक। तो इस वीक हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे HTML टैग से, एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, हेडिंग, ब्लॉक इनलाइन लिस्ट एंड हाइपरलिंक। तो जो मेन आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट है, टॉपिक्स है, वो हमने इस वीक किए, जो नॉर्मली आपकी साइट पे ज्यादा यूज होंगे। ऐसा नहीं कि आगे के टैग यूज नहीं होंगे। आई फ्रेम कम यूज होते हैं, बट होते हैं वो भी। इमेजेस तो कंपलसरी ही एक तरीके से वेब में। तो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद HTML इमेजेस, आई फ्रेम, एंटिटीज, मेटा डेटा, टेबल्स, फॉर्म, फिर HTML5 एलिमेंट्स। ओके। तो इस वीक का आपका जो प्लान है वो क्या होना चाहिए? रिवीजन। जितने हमने टॉपिक्स डेली पढ़े थे मीन्स 4 डेज में, उन सबको आपने डेली पे पढ़ा है। मैंने टास्क बीच बीच में दिए थे, आपने उनको भी कंप्लीट किया था। नाउ इस वीक आपको वो पूरा का पूरा दोबारा से रिकॉल करना है, मीन्स फ्रॉम द डे वन, मतलब ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का कंटेंट। तो वीकेंड में आपके पास टाइम होगा, तो स्पेयर सम टाइम और उस टॉपिक को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो, ठीक है। एंड इफ समवन वांट टू विजिट इंस्टीट्यूट, जैसे किसी स्टूडेंट को डाउट के लिए लैब सेशन के लिए इंस्टीट्यूट आना हो, इफ यू आर इन दिल्ली एनसीआर और आप आना चाहते हो, तो आप सैटरडे संडे में आ सकते हो। मॉर्निंग 10 के बाद मैं इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता हूँ, तो यू कैन फ्रॉम 10 to 2 आप इंस्टीट्यूट में विजिट करके यू कैन कम फॉर डाउट सेशंस और क्वेरीज। अगर आप अवेलेबल हो देन ओनली, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो जो लोग अवेलेबल हैं दिल्ली एनसीआर में हैं, इफ दे वांट दे कैन कम। ओके, ठीक है। क्लियर है सभी को आज का ओके सर, टॉपिक? ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस वीक जो भी हमने पढ़ा है उसको पूरे से एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक